वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से प्रत्येक कक्षा के क्वेश्चन बैंक जारी किए गए हैं और जो क्वेश्चन बैंक है आपको शाला दर्पण की साइट पर कैसे डाउनलोड करने में आपको बता दूंगा। उसके बाद में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मैं जैसे राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के जो पेपर है उसको यहाँ आपको बता रहा हूँ और इसमें जो भी प्रश्न बैंक है वो उसमें सारे चैप्टर्स कवर किए गए, लेकिन जो भी प्रश्न है वो सारे क्वेश्चन बैंक है, इनके आंसर्स नहीं है। तो मैं इस वीडियो में और आगामी वीडियो में प्रत्येक एक एक चैप्टर वाइज सॉल्व जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने का, उसके आंसर सहित बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो आप जैसे शाला दर्पण की जो साइट पे जाएंगे, अगर ये आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से जाने के बाद में नीचे आपको यहाँ सिटीजन वाला ऑप्शन है, यहाँ आपको सिटीजन में जाना है। बिना किसी लॉगिन के आपको यहाँ सिटीजन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सिटीजन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे ये है, अब यहाँ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बैंक, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्वेश्चन बैंक में आपको जैसे यहाँ मीडियम सेलेक्ट कर ले, हिंदी या इंग्लिश, मान लो हिंदी का करना है। अब कक्षा 10 के करने तो सारे यहाँ से ऑल करेंगे तो ऑल आ जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट वाइज करना चाहे तो सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ से जैसे मैं 12वीं कक्षा सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे 12वीं कर ली और 12वीं में भी आपके यहाँ ऑल की जगह आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो ये जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस किया और जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो मॉडल पेपर है ये डाउनलोड हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से जैसे ये राजनीति विज्ञान का है, प्रत्येक चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन बैंक है। जैसे ये 13 जो भी चैप्टर है दोनों बुक्स को मिला करके, राष्ट्र निर्माण की, स्वतंत्र भारत में राजनीति और जो दोनों किताब है। अब इसमें जैसे पहला अध्याय है, इसमें सारे जो प्रश्न है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पहला अध्याय इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी है और उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी है, अति लघुत्तरात्मक भी है और एक मानचित्र कार्य भी है। दूसरे चैप्टर्स में तो जो कुछ ज्यादा प्रश्न है, कुछ में कम है। तो जैसे भी है, मैं प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको वीडियो बना करके इनके आंसर सहित बताने का प्रयास करूंगा। तो आज सबसे पहले बात करते हैं जो पहला चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और इसमें आपको देखेंगे, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जैसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ। अब यहाँ सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए, आंसर नहीं दिए हुए, तो मैं एक चैप्टर को यहाँ आज कवर कर रहा हूँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब इसके सबसे पहले जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, पहला प्रश्न है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 26 नवंबर। तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको स्वतंत्रता दिवस पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ। अब जैसे अंगीकार कब हुआ, लागू कब हुआ, कुछ डेट्स है जिसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। अब यहाँ जैसे संविधान किस तिथि को लागू हुआ, 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 या 1847, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी को अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। इसके ऑप्शन हैं 562, 565, 570 और 572। तो इसका सही आंसर है 565। जब देश आजाद हुआ उस समय रजवाड़ों की या देशी रियासतों की संख्या थी वो 565 थी। अगला प्रश्न है कि अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कौन सा कहा जाता है, 1857, 1947, 1930 या 1989। तो सीधी सी बात है कि अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का मतलब हो गया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुए थे। तो जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस साल बड़ी मात्रा में जो खास करके हिंदू लोग थे वो पाकिस्तान से भारत में पलायन कर गए थे और कुछ मुस्लिम है वो भारत से पाकिस्तान गए थे और बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हुई थी। तो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का जो वर्ष है वो भारत का स्वतंत्रता वर्ष यानी 1947 है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ या निर्माण हुआ। तो भाषाई आधार पर जो कमेटी गठित की गई थी, फजल अली कमेटी, उनकी अनुशंसा में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अब इसमें जैसे जो पोटी श्रीमालू थे जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, इसके संबंध में अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो मैंने प्रत्येक अध्याय के डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, आप वो जरूर देखें। इसके अलावा प्रत्येक चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो भी अलग से मैंने वीडियो बना रखे हैं। पूरी प्लेलिस्ट एक आपको मिल जाएगी 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, तो वहां आप देख सकते हैं। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो राज्य का गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि भारत की आजादी के साथ ही धर्म के आधार पर किस राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो भारत की आजादी के साथ ही सीधी सी बात 1947 में 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण आपको पता है 1971 में बाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब जो भी मैं कई बार कहता हूं कि आप प्रश्न ध्यान से पढ़ें। अब इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज होते हैं। प्रश्न में पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, दोनों में अंतर है।
तो यहाँ पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल 4 ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी जो आजादी के समय थे और आजादी के बाद यानी 1947 में भी वो बने रहे। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के पश्चात है तो लॉर्ड माउंटबेटन है, और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, और सिर्फ पूछे कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय की बात आए तो राष्ट्रीय राजगोपालाचारी, क्योंकि ये लॉर्ड माउंटबेटन है वो ब्रिटिश यानी अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब हो गया दो अलग अलग देशों की मांग। तो ये 4 ऑप्शन है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो सीधी सी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 1885 में गठित हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मांग की थी मुस्लिम लीग ने। जबकि भारतीय जनता पार्टी है वो तो बहुत बाद में 1980 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हो गया, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नोआखली वर्तमान में किस देश में है? वह है, तो नोआखली है वो भारत में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है या नेपाल में? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला हमारा प्रश्न है, सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कहाँ रखा? 4 ऑप्शन है, कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली या साबरमती आश्रम में। तो सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार दिल्ली में अपना उपवास रखा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का अंग था? तो आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ और झारखंड और इसके अलावा जो उत्तराखंड थे, 3 राज्य बने थे। तो उसमें छत्तीसगढ़ है वो पहले किस राज्य का हिस्सा था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ही विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था। और मध्य प्रदेश उस समय देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य था। जब इसका विभाजन हो गया 2000 में, नवंबर 2000 में, तब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान हो गया। तो ये था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड राज्य बनाया था और बिहार का विभाजन करके झारखंड बनाया गया था। इस तरीके से ये अब आंध्र प्रदेश का भी विभाजन होकर के तेलंगाना जो अलग से राज्य बने वो बात की बात है, लेकिन ये तीनों राज्य जो बने थे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों नवंबर 2000 में बने थे। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय के देश के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, लौह पुरुष की संज्ञा जिनको दी जाती है, गुजरात से जुड़े हुए थे, तो उनको देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो इसके ऑप्शन है 1965, 1971, 1977 या 1980। तो बांग्लादेश का निर्माण है वो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में या उसके दौरान ही 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक जो भाषण है वो किसने दिया था? बहुत ही प्रसिद्ध भाषण है। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को ये भाषण दिया गया था। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पहले चैप्टर में पहले ही पैराग्राफ में ये दिया हुआ है। तो ये जो प्रसिद्ध भाषण किसका था? सरदार पटेल का था, महात्मा गांधी का था, बाबा साहब अम्बेडकर का था या जवाहरलाल नेहरू का था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट जो भाषण दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? और इसके ऑप्शन हैं सुल्तान, निजाम, वजीर आजम या राजा। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उसको हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। तो इसका आंसर है निजाम। इनके जो भी अर्धसैनिक बल थे जो काफी लोगों को परेशान करते थे वो रजाकार कहलाते थे। पूरा चैप्टर मैंने अलग से वीडियो बना करके इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज बनाया हुआ है, चाहे तो वो जरूर देखें। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? 4 ऑप्शन है, 31 अक्टूबर 1954, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1953 या 31 अक्टूबर 1957। तो सही आंसर है इसका है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन की आयोग की रिपोर्ट जारी की गई थी, लागू की गई थी, और उसी के आधार पर आंध्र प्रदेश से भाषा के आधार पर प्रथम राज्य भी बना था। अगला है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो मैंने अभी बताया 1 नवंबर 1956 वाला जो था, यहाँ से 1 नवंबर 1956 को जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो उस समय 1956 में भारत में केंद्र, यहाँ 4 ऑप्शन है, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश या 18 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही आंसर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाए गए थे। वर्तमान की बात है तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य जहां सार्वभौम वैश्य मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके चुनाव हुआ, 4 ऑप्शन हैं, केरल, सिक्किम, मणिपुर या गुजरात। तो इसका जो
सही आंसर है। यहाँ से आप देखेंगे तो भारत का पहला राज्य जहां सार्वभौम वैश्य मताधिकार के अपना करके चुनाव हुए थे वो था मणिपुर। तो यहाँ इसका आंसर है वो स आंसर है मणिपुर। आप चाहें तो यहाँ मैंने इसके उत्तर भी 1 2 3 4 जैसे जो प्रश्न है वो दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। अगला हमारा है कि 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र में जो भाषण दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। अगला है भारत विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ सारे आंसर भी मैंने आपको बता दिए। तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से इसको जाना जाता है। अंग्रेज खाली जगह की नीति में विश्वास रखते थे, तो अंग्रेज है वो फूट डालो राज रखो की नीति में विश्वास रखते थे, यानी डिवाइड एंड रूल्स इनकी पॉलिसी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी जो प्रश्न पूछा था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जहां भी भारतीय आए आपको सी राजगोपालाचारी लिखना है। अगला है हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ये पहले भी आप अभी पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगला है कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम या राष्ट्रपति पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। आजादी के तुरंत बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या थी? तो आपके जो चैप्टर का नाम है वही ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आजादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की है वो सबसे बड़ी चुनौती थी। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। ये कुछ से रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। अब बात करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी 1 नंबर के सवाल जिनमें आपको एक पॉइंट में उत्तर या एक लाइन में आपको उत्तर लिखना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्न का जो वेटेज कितना है, प्रश्न 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, उसी के अनुसार आप उत्तर लिखें। एक प्रश्न नंबर का प्रश्न है और आप इसमें 4-10 लाइन लिख लेंगे तो भी आपका समय वेस्ट होगा और आपको मार्क्स है वो सिर्फ 1 ही मिलेगा। तो कोशिश करें कि जो प्रश्न जितने मार्क्स का है उसी के अनुसार उसका उत्तर दें। तो 1947 के भारत विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो मुस्लिम लीग ने दिया था सबसे पहली बार। अगला है विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो विभाजन से सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य थे वो थे पंजाब और बंगाल, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था और पंजाब का विभाजन हुआ था। एक भाग पंजाब का जो पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल जो पश्चिम पंजाब, और उसी तरह से बंगाल में भी विभाजन होकर के पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल है वो भारत में रह गया और पूर्वी बंगाल है वो बांग्लादेश बन गया बाद में, शुरुआत में जब पाकिस्तान में चला गया। उसी तरह से जो पूर्वी पंजाब है वो भारत में रहा और पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में चला गया। तो ये 2 सबसे ज्यादा विभाजित से प्रभावित राज्य थे। अगला है रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उसे क्या कहा जाता था? तो सहमति पत्र था उसको कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगला है सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? तो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये सवाल है। तो त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले ये घोषणा की थी। अगला है संविधान सभा में शामिल होने से किस नवाब ने मना किया था? तो भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से मना किया था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? मैंने पहले ही डिटेल में बता दिया है। भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको 565 जो देशी रियासतें थी उनको एकीकरण करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है 1951 में भारत में मुसलमानों की संख्या कितने प्रतिशत थी? तो 1951 में लगभग 10 से 12% मुस्लिम आबादी थी। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो भी सिफारिश की थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। और आप पढ़ चुके हैं कि आंध्र प्रदेश है वो इस श्रृंखला में सबसे पहला जो राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, और पोटी श्रीमालो ने उसके लिए भूख हड़ताल भी की थी और अपनी जान भी दी थी। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया। यही प्रश्न है, कई बार जो प्रश्न है वो किसी न किसी रूप में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह का प्रश्न आए आप आराम से उत्तर देंगे। तो आपको रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, समझना है उस प्रश्न को। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रांत में सर्वप्रथम विरोध के प्रदर्शन हुए? तो मद्रास प्रांत में विरोध प्रदर्शन हुए। और आज भी कई बार मद्रास प्रांत जो अभी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, वहां आज भी भाषा के आधार पर खास करके हिंदी का विरोध है वो समय समय पे उठता रहता है। तो ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है भारत का वह कौन सा राज्य था जहां सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया, तब जाकर के सर्वप्रथम चुनाव हुए? तो सार्वभौमिक जो है उसके लिए है राज्य था मणिपुर, जहाँ के जो राजा थे बोध चंद्र सिंह है, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये मणिपुर राज्य है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? जैसे जब देश आजाद हुआ या 1956 में जब बने थे तब 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
जिनमें लेह है, लेह लद्दाख है, जम्मू है, इसके अलावा दिल्ली, पौंडीचेरी, इसके अलावा केंद्र अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसके अलावा दादरा नगर हवेली और जो दमन और दीव, इनको शामिल कर लिया गया। इस तरीके से 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़, ये 8 हो गए। अगला प्रश्न है हमारा कि सन 1960 में मुंबई राज्य का विभाजन करके कौन से 2 राज्यों का निर्माण किया गया? तो मुंबई प्रांत है, काफी बड़ा था, तो उसका विभाजन भाषा के आधार पर किया गया था। मुंबई प्रांत में मराठी और गुजराती बोलने वाले अलग अलग लोग थे, तो भाषा के आधार पर मराठी वालों के लिए अलग और गुजराती बोलने वालों के लिए अलग किया। तो 2 जो राज्य बने वो थे महाराष्ट्र और गुजरात। जो मराठी बोलने वाले थे उनके लिए महाराष्ट्र का निर्माण किया गया और गुजराती भाषी जो भी लोग थे उनके लिए गुजरात का। इस तरीके से मुंबई प्रांत का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण किया गया। अगला है मानचित्र प्रश्न कार्य। ये RCSE प्रश्न बैंक है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का। अब इसमें जो दिया हुआ है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में देशी रियासतों को अंकित कीजिए। जो भी देशी रियासत थी, हैदराबाद कहाँ था, जूनागढ़ यानी वर्तमान नक्शे में कहाँ कहाँ है, मैसूर है, जम्मू कश्मीर है, त्रावणकोर है, ग्वालियर, कोची अलग, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़, बनारस, मणिपुर और त्रिपुरा और रामपुर। अब इसमें से ज्यादातर जो राजस्थान के वो तो आपको पता है, लेकिन मैं आपको पूरे मैप में बता देता हूँ। ये जो मैप है इसमें सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, उसके बाद में बीकानेर यहाँ है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में, खास करके उत्तर और पश्चिमी पाकिस्तान की बॉर्डर की साइड में। इसके अलावा अलवर है, भरतपुर है जो यूपी बॉर्डर पे है। इसके अलावा किशनगढ़ अजमेर में, अजमेर है खुद उस समय केंद्र शासित प्रदेश था और ये भारत के सेंटर में या राजस्थान के सेंटर में राजस्थान का हृदय कहा जाता है। बांसवाड़ा है राजस्थान के दक्षिण भाग में। इसके अलावा बूंदी है, जूनागढ़ है वो गुजरात में, यहाँ आपके मैप में यहाँ आया हुआ है। यहाँ रामपुर की बात करें तो रामपुर यहाँ यूपी में है, बनारस यूपी में है, ग्वालियर है वो मध्य प्रदेश में, भारत के जो सेंट्रल में राज्य है। इसके अलावा त्रिपुरा ये राज्य है बांग्लादेश की इस सीमा के इस साइड में, और मणिपुर भी यहाँ है। उसके बाद में हैदराबाद है, तो अभी जैसे पहले आंध्र प्रदेश में था अब तेलंगाना में है, तो ये हैदराबाद। उसके बाद मैसूर है जो वर्तमान कर्नाटक में है, कोची और त्रावणकोर दोनों ये केरल में है। तो इस तरीके से भारत का अगर नक्शा आपको राज्यवार याद है तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी और आप कोशिश करें प्रैक्टिस करने की नक्शे से। तो ये पूरे मैंने आपको बता दिए। तो ये जो आपके क्वेश्चन बैंक था, मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करवा दिया। ये जो प्रश्न थे कायदे आजम या पाकिस्तान राष्ट्रपति किसको कहा जाता था, ये सारे प्रश्न है। और ये जो अंतिम प्रश्न था मानचित्र कार्य, जो 18 देशी रियासतें उनको अंकित करना था। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरा जो चैप्टर है वो है जैसे एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसका पूरा संपूर्ण वीडियो में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सहित, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो या 1 नंबर के सवाल हो, 2 नंबर के हो, ये पूरे जो प्रश्न है निबंधात्मक अगली वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक साथियों के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।